हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बायोफ्यूल्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बायोमास एनर्जी के बारे में पढ़ा, जो कि दैट इज़ अ काइंड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। सो उसी सीरीज़ में हम नेक्स्ट वीडियो में यानी इस वीडियो में बायोफ्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि समथिंग कनेक्टेड टू बायोमास एंड ऑर्गेनिक मैटर। ओके, सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट कि बायोफ्यूल क्या होता है, और इसमें टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स आते हैं, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। तो इस तरीके से हम टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल या जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बायोफ्यूल से। बायोफ्यूल जैसे कि पता है एक रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल से डिराइव्ड होता है। ये एक ऐसा रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है जिसका जो पेरेंट मटेरियल है, जहाँ से लिया जाता है, वो है ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ऑर्गेनिक मटेरियल सोर्स इसका होता है जहाँ से डिराइव किया जाता है, जहाँ से लिया जाता है। अब वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जहाँ से बायोफ्यूल को बनाया जाता है, उस ऑर्गेनिक मैटर को बोलते हैं बायोमास। तो बेसिकली जो बायोफ्यूल्स हैं वो बायोमास से एक तरीके से बनते हैं। बायोमास का यूज़ करके उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब बायोमास क्या होता है? बायोमास जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी, जैसे कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, प्लांट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, एनिमल फैट्स हैं। तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, अगर हम उसमें से वाटर कंटेंट को रिमूव कर दें, तो टोटल हमारे पास जो बचता है उसको हम बोलते हैं बायोमास। दैट इज मतलब मास बचेगा, सिर्फ वाटर को हम एक्सक्लूड कर दें अलग। तो अब जो बायोफ्यूल्स है ना, बायोफ्यूल्स जो है वो ऑल्टरनेटिव की तरह यूज़ किए जाते हैं फॉसिल फ्यूल की जगह। जब हम नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने फॉसिल फ्यूल के बारे में बात की थी, कोयले के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में, नेचुरल गैस के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब उनको हम यूज़ करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बर्निंग के लिए, एनर्जी जनरेशन के लिए। बट वहाँ से जीएचजी का एमिशन होता था, यानी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता था। तो उनको हम हटाना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते ना क्लाइमेट चेंज हो, ओजोन डिप्लीशन हो या एसिड रेन हो। तो उनको हटाने के उनको हम हटा देंगे, उनको हम हटाना चाहते हैं। और उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करना चाहते हैं, क्या यूज़ करेंगे? तो हम जो यूज़ करेंगे वो यूज़ कर रहे हैं, या कर मतलब अभी वी आर ऑन द वे। हम जो यूज़ करना चाहते हैं और जो यूज़ कर रहे हैं वो है बायोफ्यूल्स। तो बेसिकली यही चीज़ इसमें इसका यही मीनिंग है कि हम जो है फॉसिल फ्यूल के अल्टरनेटिव के तौर पे हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स यानी बायोफ्यूल का क्या करते हैं, यूज़ कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। मतलब कंप्लीटली हम इस पे रिलाई नहीं हुए, बट येस, वी आर ऑन द वे। तो हम कर रहे हैं इसका यूज़। क्यों कर रहे हैं इसका यूज़? क्योंकि यहाँ जो नेगेटिव पॉइंट्स थे, ग्रीन हाउस गैस जो एमिशन हो रहा था, क्लाइमेट चेंज इसकी वजह से जो हो रहा था, वो इनसे नहीं होगा। क्योंकि ये तो टोटली बायोमास पे डिपेंड कर रहा है, ये तो टोटली जो है प्लांट पे, एग्रीकल्चरल वेस्ट पे या एनिमल फैट पे रिलाई कर रहा है। तो दे आर ऑल बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, दे आर ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। तो वहाँ से तो ऐसा कुछ हार्मफुल या इन्वायरमेंट को हार्म करने वाली चीज़ें नहीं रिलीज हो रही हैं। तो इस वजह से हम इनका यूज़ करेंगे। दैट इज़। तो अगर इसमें हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो दैट इज़ बायो इथेनॉल। इट इज़ अ काइंड ऑफ बायोफ्यूल। बायोडीजल, बायोगैस भी है, क्योंकि बायोगैस इज़ अ गैस या स्टेट में होके वो एनर्जी को जनरेट करता है। तो अच्छा, अगर हम नाम से इसको पढ़े, तो बायो इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू बायोटा यानी लाइफ। फ्यूल मतलब कि जिसके जलने पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है। तो ऐसा बायोफ्यूल यानी ऐसा फ्यूल जो कि प्लांट या एनिमल से मिल रहा है, या फिर नेचर के जो सोर्सेज हैं, या फिर एक तरीके से बायोटा जो है जिसके अंदर लाइफ है, वहाँ से मिल रहा है, और उसको हम एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो उसको ही बोला जाता है बायो फ्यूल। अब एग्जाम्पल इसमें जैसे बायो इथेनॉल है, बायोडीजल है। तो ये मेन दो तरीके के हमारे पास बायोफ्यूल हैं, जो कि कमर्शियली प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और इनका यूज़ भी किया जा रहा है। अब ये जो ऑयल है, ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसमें से, और इसको डीजल के साथ मिक्स किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वी आर ऑन द वे ऑफ यूजिंग इट। तो 20-80, हम 20% इथेनॉल, 80% पेट्रोल, वी आर ऑन दिस स्टेज। तो इससे क्या किया जाता है, ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्लांट से, और उसके बाद बायो इथेनॉल प्रिपेयर किया जाता है, और उसके बाद इसको मिक्स किया जाता है डीजल में, और फिर इस डीजल को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। आई होप यू गोट दिस पॉइंट। ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बायो इथेनॉल यानी प्लांट से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बायो इथेनॉल इससे बनाया जाता है। तो बायो इथेनॉल इज समथिंग इज लाइक टोटली डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनिक मैटर और प्लांट। तो ये इज अ ग्रीन फ्यूल है ना। और इसको मिक्स किया जाता है डीजल के साथ। तो डीजल के साथ जब इसको मिक्स किया जाता है, और फिर उसके बाद इसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। तो अब जो फ्यूल हमारे पास निकल के आया, दैट इज़ मतलब वो कहीं न कहीं ग्रीनर हो जाएगा कंपैरेटिवली, अगर हम खाली
फॉसिल फ्यूल पे रिलाई कर रहे हैं या खाली डीजल पे रिलाई कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में। अच्छा, जो बायो इथेनॉल है वो बनाया कहाँ से जाता है? जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो सोर्स होगा वो प्लांट एनिमल फैट या एग्रीकल्चरल वेस्ट यानी कि बायोटा होगा, लाइफ होगा या ऑर्गेनिक मैटर होगा या नेचर के जो भी सोर्सेज है वहाँ से ये जनरेट होगा। तो ये प्रोड्यूस होता है शुगर बीट से, शुगर केन से और कॉर्न से। अगर आप तीनों चीज़ों को ध्यान दें तो इसमें एक चीज़ कॉमन है, शुगर बीट, शुगर केन, कॉर्न। क्या चीज़ इसमें कॉमन है? इसमें कॉमन है शुगर। शुगर का मेरा मतलब ये नहीं है कि शुगर नाम में है, शुगर का मेरा मतलब है यहाँ से देयर इज़ समथिंग जो रिलीज़ हो रहा है, जो कि यू कैन से कि व्हिच इज़ इट्स अ काइंड ऑफ ग्लूकोज है इसमें, शुगर है, तो दैट इज ग्लूकोज है इसके अंदर, सो दैट इज कार्बोहाइड्रेट है। तो वो इसमें एक मेन कंटेंट है। अब यहाँ से बायोफ्यूल को जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बायो इथेनॉल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फर्मेंटेशन वगैरह प्रोसेस होती है और उसमें इथेनॉल का रिलीज होता है। तो यहाँ से बायो इथेनॉल को रिलीज किया जाता है या एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर इसको यूज़ किया जाता है डीजल के साथ मिक्स करके। अभी हम कंप्लीटली बायो इथेनॉल पे रिलाई नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना। अभी भी हमारे पास कुछ कंटेंट डीजल का है, अभी भी हमारे पास फॉसिल फ्यूल दे आर इनटू पिक्चर। सो इस वजह से वी आर ऑन द वे, मैंने बोला कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं, अभी कंप्लीटली इस पे रिलाई हुए नहीं है। ओके, सो अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल के बारे में कि कितने तरीके के होते हैं बायोफ्यूल। टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम इसमें देखें टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल के, तो सबसे पहला आता है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल या फिर ट्रेडिशनल बायोफ्यूल। ट्रेडिशनल हमने इसको इसलिए बोला क्योंकि फर्स्ट जनरेशन है, यानी कि सबसे पुराना बायोफ्यूल या पहली जनरेशन बायोफ्यूल की है, जिसको हम ट्रेडिशनल बायोफ्यूल भी बोलते हैं। पारंपरिक है, तो पुराना एक तरीके से। अब एक चीज़ इसमें ध्यान देंगे, जैसे मैंने ऊपर बताया कि बायोइथेनॉल को रिलीज़ किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहाँ से? शुगर केन, शुगर बीट या कॉर्न से। अब अनदर सोर्स जो है बायोफ्यूल का, वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? सीड से, जैसे कि जेट्रोफा का सीड, पनगेमिया के सीड, पोंगेमिया का सीड। अब पोंगेमिया एंड जेट्रोफा का जो सीड्स होते हैं उनमें क्वालिटी है कि उनकी कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कि अगर हम कम मास लें और उन कम मास में कंपैरेटिवली जितना मास है उसके कंपैरिजन में हमें हीट ज़्यादा मिले। मतलब कि अगर हम 1 केजी फ्यूल को लेते हैं तो उससे हमें कितनी हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, उससे हमें कितनी हीट मिल रही है और कितनी ज़्यादा अमाउंट में कितना इंटेंस हीट उससे हमें मिल रही है, कितना इंटेंस एनर्जी हमें उससे मिल रही है, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। अगर हम 1 केजी वुड को ले या 1 केजी कोल को ले तो ऑब्वियसली कोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। क्वांटिटी दोनों की सेम है बट हीट जनरेशन ज़्यादा हो रहा है, तो ये है। अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं ये तो जेट्रोफा और पोंगेमिया का जो सीड है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है, तो इसलिए उनके सीड से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब क्योंकि हमने बायोटा से सीड लिया है, प्लांट से सीड लिया है और उससे ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया है, तो हुआ ना ये बायोफ्यूल, इसीलिए। दे आर लेस सस्टेनेबल एज दे हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द सप्लाई ऑफ फूड फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन। अब प्रॉब्लम क्या है ना, कि अब जैसे कि अगर हम बात करें पोंगीमिया की, अगर हम बात करें जेट्रोफा की, तो दे आर समथिंग की जिनकी खेती की जाती है सिर्फ बायोफ्यूल के नहीं, दे आर लाइक पोटेंशियल फूड सोर्स। तो अगर हम इस तरीके से प्लांट को सिर्फ वहाँ से अगर हम ऊपर बात करें शुगर केन की या कॉर्न की या शुगर बीट की, अगर सिर्फ हम इनका यूज़, इनको हम उगा रहे हैं और फिर इनका हम यूज़ बायोफ्यूल जनरेशन के लिए कर रहे हैं, तो हमारी जो इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी सारी पॉपुलेशन है, तो किस तरीके से हम उसको किस तरीके से सेटिस्फाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ फूड। तो जो फूड सप्लाई है, फूड सप्लाई के टर्म्स में जो है डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी। तो उस टर्म्स में अगर हम देखें तो ये लेस सस्टेनेबल हो जाता है। ऐसा नहीं है इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है, इन्वायरमेंट को तो हार्म नहीं कर रहा है, बट कहीं न कहीं ये पुअर्टी की तरफ किसी भी कंट्री को ले जा सकता है, फूड सप्लाई को कम कर सकता है। तो ये इसका एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसलिए इनको लेस प्रेफ़र किया जाता है। फूड प्राइसेस इंक्रीज़ एज़ अ रिज़ल्ट, और इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है कि अगर हम इनको यूज़ करते हैं या अगर हम इनको उगाते हैं, सिर्फ मान लें सपोज़ कोई देयर इज़ अ पीस ऑफ लैंड और उस पे आपने शुगर केन, शुगर बीट या कॉर्न को लगाया हुआ है और वहाँ से अब आप उसको किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे? आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो बायोफ्यूल जनरेशन और दूसरा है फूड सप्लाई। तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा डिमांड में है, ज़्यादा ज़रूरी है, आप उसको यूज़ करेंगे। तो हम इनका यूज़ करते हैं फूड सप्लाई के लिए, तो फिर बायोफ्यूल जनरेशन नहीं होगा, और अगर आप इनका बायोफ्यूल जनरेशन के लिए यूज़ करते हो तो फूड सप्लाई नहीं होगी। तो प्रेफ़रेबल अगर देखा जाए तो हम इनका यूज़ करते हैं फूड सप्लाई के लिए। तो अगर हम बायोफ्यूल जनरेशन के लिए इनका यूज़ करते हैं तो हमें लैंड भी ज़्यादा चाहिए अलग से इनको एक तरीके से ग्रो कराने के लिए, और फूड सप्लाई भी हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसीलिए लेस प्रेफ़र किए जाते हैं। दैट इज़।
Okay. Now moving on to the सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल। सेकंड और थर्ड जनरेशन एक में ही है, शेल गैस है नेक्स्ट। तो इसको देख लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको अलग से एक बार फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, यस फोर्थ जनरेशन भी है उसको बता दूंगी। सेकंड और थर्ड जनरेशन की अगर बायोफ्यूल की हम बात करें तो ये जनरेट किए जाते हैं नॉन फूड क्रॉप से। नॉन फूड क्रॉप्स का मतलब है कि ऐसी क्रॉप्स जो कि फूडिंग में यूज़ नहीं होती है, खाने के तौर पे यूज़ नहीं होती है। नॉन फूड बायोमास से ये लिए जाते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे एग्रीकल्चर रेजिड्यू, मतलब अगर मैं वुड की बात करूँ, वुड एग्रीकल्चर रेजिड्यू, एग्रीकल्चर जो भी आपने एक्टिविटीज़ की वहाँ से जो भी वेस्ट निकला, जैसे कि वुड है, जैसे कि ग्रास है, तो ये खाने के लिए तो हम यूज़ नहीं करते हैं, बट ये बायोमास है ना? तो इन सब चीज़ों से सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब नाम क्या होता है इसका, जैसे सेल्यूलोज़िक इथेनॉल, ठीक है? सेल्यूलोज़िक इथेनॉल कहाँ से डिराइव किया जाता है? जो सेल्यूलोज़ होता है प्लांट में, उससे डिराइव किया जाता है। प्लांट सेल वॉल में सेल्यूलोज़ होता है ना, वहाँ से। तो अब इसमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक मेन रोल प्ले करते हैं इन बायोफ्यूल के जनरेशन में। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे, किसको डिग्रेड करेंगे, एक तरीके से बायोडिग्रेडेशन करेंगे जो भी बायोमास है उसका, और वहाँ से फिर क्या होता है, इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है और वहाँ से बायोफ्यूल जनरेट किया जाता है। अब अगर कंपैरेटिवली हम बात करें, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि वो सस्टेनेबल नहीं थे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे फूड की जो सप्लाई थी वो कम हो रही थी उनकी वजह से और डिमांड ज़्यादा बढ़ रही थी। बट यहाँ पे क्योंकि नॉन फूड क्रॉप से डिराइव किए जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम तो नहीं रही कि फूड डिमांड या फूड सप्लाई का किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, क्योंकि ये तो नॉन फूड क्रॉप्स है ना? एंड येट दे आर लाइक सस्टेनेबल, येट दे आर ग्रीनर। तो होता क्या है, दे आर मोर सस्टेनेबल देन फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। तो वहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम था उसको हमने रेक्टिफाई किया, उसको हमने करेक्ट किया और यहाँ पे उसको ठीक किया। तो उससे ये ज़्यादा सस्टेनेबल हो गई। इसलिए इनको क्या हुआ, क्योंकि इनमें हमने कुछ चेंजेस किए, जो पिछली बारी हमें गलतियाँ लगी उसको हमने ठीक किया और सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल बनाए विच आर मोर सस्टेनेबल देन फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, दैट इज ठीक है। अब एज दे प्रोड्यूस हायर यील्ड, अब क्यों? क्योंकि इनकी यील्ड यानी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, इनका ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन यानी ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होता है, एंड दे डू नॉट कम्पीट विद क्रॉप्स ग्रोन फॉर फूड। ऑब्वियसली कि जो भी फूड के लिए क्रॉप ग्रो कराई जाती है, जो भी फूड के लिए क्रॉप ग्रो कराई जाती है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, उससे कम्पिटेंस नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सप्लाई है वो भी नहीं रुकेगी फूड की। अब जैसे कि अगर हम बात करें जो कि ऑयल जो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था जट्रोफा से, पोंगिमिया से, ये इनकी एक अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, तो कहीं ना कहीं हम इनका भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कर लेते हैं, क्योंकि ये नॉन फूड क्रॉप्स हैं कंपैरेटिवली अदर। हम अगर ऊपर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो वहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे फूड क्रॉप्स का यूज़ किया जा रहा था, कॉर्न का यूज़ किया जा रहा था और उसका एक तरीके से यूज़ किया जा रहा था, शुगर केन बीट का यूज़ किया जा रहा था। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल में जट्रोफा और पोंगिमिया आते हैं। आई थिंक ऊपर उन्होंने गलत दे दिया फर्स्ट जनरेशन में, इसको इसको भूल जाइए, नॉन फूड क्रॉप से ही। ओके। अगर हम बात, इन द बिगिनिंग ऑफ 2013 इट वाज रिकमेंडेड दैट 5% इथेनॉल ब्लेंडेड इज, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई थी, है ना? इथेनॉल ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग इज समथिंग कि मिलाना, मिक्स करना। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी में क्या था कि इथेनॉल को मिक्स किया जाएगा, क्योंकि इथेनॉल इट्स अ काइंड ऑफ ग्रीनर फ्यूल, है ना? और जो हम यूज़ कर रहे हैं डीज़ल वगैरह, वो क्या है, फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में आ रहा है, तो वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहा है। बट अगर हम उसमें कुछ ग्रीनर फ्यूल मिला दें तो उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, कैलोरीफिक वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी और ये कंपैरेटिवली लेस हार्मफुल हो जाएगा इन्वायरमेंट के टर्म्स में। तो हम इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी में यही लेके आए कि जैसे कि 5% इथेनॉल को ब्लेंड किया, किसमें? पेट्रोल में। तो पहले 5% इथेनॉल को ब्लेंड किया, और वेयर इन 2007 इट वाज रिकमेंडेड टू एज लो 10% बाय द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो 2013 में 5% ethanol is mandatory for petrol, whereas in 2007 it was recommended to as low as 10%। इसको 2007 इसको भूल जाइए अभी। इनिशियली क्या था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसीज लाइक कि 5% इथेनॉल को मिक्स किया जाएगा। हम ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें हमने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा करके इथेनॉल को ब्लेंड करना स्टार्ट किया और हमने परफॉर्मेंस देखना स्टार्ट किया कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के बारे में थोड़ा-सा हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू बायोफ्यूल और दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू बायोमास और इम्पोर्टेंट है पॉलिसी के बारे में पढ़ना, तो उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं और मैं यहाँ से चीज़ें रफ़ कर देती हूँ।
थोड़ा-सा इसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम सेपरेट वीडियोज़ के ऊपर बना देंगे क्योंकि थोड़ी-सी लेंथी हो जाएगी। अच्छा, इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी ना एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी। ब्लेंडिंग इज़ समथिंग मिलाना, मिक्स करना। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, जिसका जो एम है वो है कि इथेनॉल को ब्लेंड करना है पेट्रोल के साथ। बस इसको थोड़ा-सा इस तरीके से ध्यान रखिए, इथेनॉल प्लस पेट्रोल। इथेनॉल को ब्लेंड करना है पेट्रोल के साथ। क्यों करना है इथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड? क्योंकि पेट्रोल एक फॉसिल फ्यूल पे रिलाई करने वाला है, फॉसिल फ्यूल से जनरेट होने वाला फ्यूल है, जिससे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है और समहाउ एसिड रेन भी हो रहा है। तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो रहा है। ठीक है? तो हम ये चाहते हैं कि हम ग्रीनर फ्यूल पे स्विच करें। अब ग्रीनर फ्यूल पे हम कंप्लीटली एकदम से स्विच नहीं कर सकते कि 100% आप इथेनॉल ले आओ, नहीं, उसके लिए इंजन्स भी चाहिए हमें, उसके लिए टेक्निकल असिस्टेंस भी चाहिए, उसके लिए स्किल्ड लेबर भी चाहिए। तो हम इसको हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा करके इस पे वर्क कर रहे हैं। तो एक पॉलिसी गवर्नमेंट ले गया इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी, और उन्होंने उसमें क्या किया कि जो ग्रीनर फ्यूल है उसको मिक्स किया पेट्रोल के साथ। तो पहले उन्होंने इनिशियली स्टेप उठाया 5% मिलाने का, है ना? एफिशिएंसी चेक की, इंजन्स वैसे बनाए कि कैसे ये काम कर रहा है। ठीक? तो अब मेन एम यही था इसका कि ब्लेंड किया जाएगा इथेनॉल को पेट्रोल के साथ, ताकि फॉसिल फ्यूल पे जो डिपेंडेंसी है हमारी, एनर्जी एक्सट्रैक्शन की, एनर्जी फ्यूल की जो हमारी डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल पे, वो कम हो जाए, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो जाए, और हम रीन्यूएबल सोर्सेज को, इथेनॉल इज अ काइंड ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्स, तो हम इन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को क्या करें, प्रमोट करें। ये इसका मेन मोटिव था, है ना? अब ये जो पॉलिसी है अगर देखा जाए तो बहुत सारी कंट्री में अडॉप्ट हुई, यूनाइटेड स्टेट में भी इसका मतलब ये अडॉप्ट हुई, ब्राज़ील में भी ये अडॉप्ट हुई, ठीक है? इंडिया में भी इसको, जैसे मैंने बताया कि इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी है, इसको अडॉप्ट किया गया। अ, अब इसमें क्या हुआ कि नेशनल लेवल पे नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 में आई थी। तो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, इसको ध्यान रखेंगे, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 में जो आई थी, तो उसमें क्या था, 20% इथेनॉल को हमने मिक्स किया, किसके साथ, पेट्रोल के साथ। तो यानी पेट्रोल कितना होगा, अगर हम 100% ले तो पेट्रोल कितना होगा, 80%, तो हमने 20-80 का रेशियो रखा। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 में हमने 20-80 का रेशियो रखा, 20% इथेनॉल को ब्लेंड किया 80% पेट्रोल के साथ। और ये हमने टारगेट रखा कि हम कंप्लीटली इस पे रिलाई करेंगे 2025, 2020 मतलब 2026 तक हम कंप्लीटली इस पे रिलाई करेंगे। अभी इसी पे काम हो रहा है, मतलब अभी जो हम वर्क कर रहे हैं वो इसी पे वर्क कर रहे हैं कि 20% इथेनॉल को मिक्स किया जाए 80% पेट्रोल के साथ। ठीक है? अब इसमें जो ये फ्यूल था इसको नाम दिया गया E20। E20 इसलिए क्योंकि इथेनॉल 20% था। बाकी हम पेट्रोल से तो गाड़ियां चला ही रहे थे, बट इथेनॉल नया आया तो इसका नाम दे दिया गया E20। ठीक है? दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। स्टार्ट किया हमने 5% मिलाने से, फिर हम इसको लेके गए 10% पे, और अब हम जो अभी वर्क कर रहे हैं, अभी करंट में जो हमें, करंट में हमें 20-80 पे, 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल पे। ठीक? सो ये थी। अच्छा, अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया ब्राज़ील में, यूनाइटेड स्टेट में भी इस पॉलिसी को अपनाया गया है, अडॉप्ट किया गया है। तो अभी तक का जो अगर हम देखें, ब्लेंडिंग सबसे ज़्यादा जहाँ पे हुई है और सबसे ज़्यादा इसका यूज़ जो कर रहा है वो ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील ने हाईएस्ट इथेनॉल को एक तरीके से ब्लेंड किया अप टू 27% जो है, यानी कि यू कैन से 28, अराउंड अराउंड 28% इथेनॉल उसने सक्सेसफुली पेट्रोल के अंदर ब्लेंड करके उसको एज अ फ्यूल। देखो, इथेनॉल पेट्रोल के अंदर ब्लेंड करना इशू नहीं है, ब्लेंडिंग इज नॉट लाइक समथिंग दैट इज इशू। ब्लेंडिंग इशू नहीं है, ब्लेंडिंग को करने के बाद उसको सक्सेसफुली एज अ फ्यूल यूज़ करना इशू है। ठीक है? तो अभी तक सक्सेसफुली ये ब्राज़ील कर पाया है, अप टू 27% उसने ब्लेंड किया है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो वहाँ पे प्रोग्राम चले हैं जैसे कि E10। तो E10 का मतलब वही हुआ कि इथेनॉल 10% इथेनॉल, E15 15% इथेनॉल। तो अभी अगर हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो वो जो है 15% तक सक्सेसफुली ब्लेंड करके उसका एज अ फ्यूल यूज़ कर पाए हैं। सबसे हाईएस्ट जो अभी तक रहा है वो ब्राज़ील का रहा है, वो अप टू 27% ब्लेंडिंग इथेनॉल या ब्लेंडिंग पेट्रोल को यूज़ कर रहा है एज अ फ्यूल। इंडिया अभी वे पे है, 10% तक उसने कर लिया है, 20% टारगेट है उसका 2026 तक। सो दिस इज इट अबाउट इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी या नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल जो कि 2018 में आई है। सो इसके बारे में अभी तक इतना था। चलिए अभी हम बायोफ्यूल पे आ जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया
जैसे मैंने आपको बताया कि जो बायोफ्यूल है, वो देयर आर वेरियस जनरेशन। तो हमने फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात करा, सेकंड जनरेशन के बारे में बात करा, थर्ड जनरेशन के बारे में बात किया। तो इसको थोड़ा-सा ना एक बार शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। शॉर्ट में इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अभी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लियर नहीं हुआ है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकंड जनरेशन में क्या था, थर्ड जनरेशन में क्या था। देखिए, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन से। सो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल या ट्रेडिशनल जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल को आप ऐसे समझिए कि बहुत पुरानी चीज़ें हैं, और जब कोई चीज़ हम नई-नई स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है और बहुत सारी डीमेरिट्स भी उसके होते हैं। तो वही सब चीज़ें थी फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल में। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, हम इथेनॉल को या बायोफ्यूल को बना रहे थे फूड क्रॉप से। फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स जैसे कि कॉर्न से, शुगर केन से, सोयाबीन से। तो वहाँ से हम इथेनॉल को क्या कर रहे थे, एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, बायोफ्यूल को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। अब उसमें प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि हमारे जो पोटेंशियल फूड रिसोर्स है वो एक तरीके से डिप्लीट हो रहे थे या एक्सप्लॉइट हो रहे थे। तो जो फूड की सप्लाई थी वो ज़्यादा बढ़ रही थी और डिमांड बढ़ रही थी और सप्लाई कम हो रही थी, है ना। तो पॉवर्टी के आने के चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा थे किसी भी पॉपुलेशन में, है ना। तो ये इसका डिमेरिट था, तो इसलिए लेस सस्टेनेबल हो रहा था। तो फिर ये तो वर्क नहीं कर पा रहा था। फिर आता है हमारे पास सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल, है ना। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल में हम इस चीज़ को रेक्टिफाई करते हैं कि फूड की जो सप्लाई थी वो कहीं न कहीं क्या हो रही थी, कम हो रही थी और डिमांड ज़्यादा बढ़ रही थी। तो इस चीज़ को हमें रेक्टिफाई करना है, यानी कि हमें ऐसी चीज़ों से बायोफ्यूल बनाना है कि हमारी फूड की सप्लाई भी ना रुके, सबको खाना भी मिल जाए, पॉवर्टी भी ना हो और हम बायोफ्यूल भी जनरेट कर लें। तो सेकंड जनरेशन में हमने इसी चीज़ को क्या किया, करेक्ट किया। अच्छा, अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो फर्स्ट जनरेशन में जो बायोफ्यूल थे उनके नाम क्या-क्या हो सकते हैं? इथेनॉल, बायोडीज़ल। तो बायोडीज़ल, बायोइथेनॉल ये जो है वो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल है, जो कि जिनमें शुगर है, जिन क्रॉप्स में शुगर है उनसे बनाए गए हैं। तो शुगर फर्मेंट होती है और फर्मेंटेशन से रिलीज़ होता है इथेनॉल, है ना? वैसे ही बायोडीज़ल की अगर मैं बात करूँ, ये वेजिटेबल ऑयल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एनिमल फैट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो वेजिटेबल ऑयल से इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए वेजिटेबल्स भी तो हमें चाहिए ना, प्लांट्स भी तो हमें चाहिए। तो बायोडीज़ल, इथेनॉल कहीं न कहीं लेस सस्टेनेबल थे। फिर हम आए सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल पे। हमने सोचा कि यार हमें ऐसे बायोफ्यूल्स बनाने चाहिए जो कि फूड रिसोर्सेज भी एक्सप्लॉइट ना हो और हमें बायोफ्यूल्स भी मिल जाएँ। तो फिर हमने इनको बनाना शुरू किया नॉन फूड क्रॉप्स से। नॉन फूड क्रॉप्स मतलब ऐसी क्रॉप्स जो कि बायोमास तो है, बायोफ्यूल तो है, बट वो फूडिंग क्रॉप्स नहीं है, फूड के तौर पे उनको यूज़ नहीं किया जाता। तो यानी कि वो वेस्ट है। जैसे कि यहाँ फिर हमने किसका यूज़ किया, यहाँ पे हमने यूज़ किया एग्रीकल्चरल रेज़िड्यू का, एग्रीकल्चरल वेस्ट का। जैसे कि हमने सूखी हुई लकड़ी का यूज़ किया, हमने ग्रासेस का यूज़ किया, हमने बाक्स का यूज़ किया, छालों का यूज़ किया। तो इस तरीके से हमने इन सब चीज़ों का यूज़ किया, अ, इन सब बायोमास का यूज़ किया एज़ अ फ्यूल, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो कौन-कौन से बायोफ्यूल हो सकते हैं? इसमें जैसे कि सेल्युलोज़िक इथेनॉल है। अब सेल्युलोज़िक इथेनॉल नाम से जैसे पता चल रहा है, तो जो प्लांट होता है ना, प्लांट की सेल वॉल होती है। तो जो प्लांट की सेल वॉल होती है, वो सेल्युलोज़ की बनी होती है। अब प्लांट की अगर हम वुड लेंगे तो वुड में भी सेल्स होंगी और उसमें भी सेल्यूलोज होगा, यानी कि सेल के अंदर सेल्यूलोज होगा सेल वॉल में। तो वहाँ से हम सेल्यूलोज को एक्सट्रैक्ट करके, वहाँ से हम सेल्यूलोज से एक्सट्रैक्ट करके इथेनॉल के का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारे, क्योंकि वेस्ट चीज़ों से बन रहा है, वुड से बन रहा है, ग्रास से बन रहा है, तो क्योंकि वेस्ट वाली चीज़ों से बन रहा है तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, सस्टेनेबल है, क्योंकि फूड वाली जो क्रॉप्स है वो उसमें एक्सप्लॉइट नहीं हो रही है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। सो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल में इट इज़ मोर लाइक मोर एडवांस, मोर सस्टेनेबल। तो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल जो है वो मोर एडवांस है, मोर सस्टेनेबल है। तो ये डिराइव किया जाता है अपना एल्गी से, ये डिराइव किया जाता है एल्गी से। तो एल्गी को का प्रोडक्शन किया जाता है, एल्गी को ग्रो कराया जाता है ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो एंड फूड सप्लाई जो है, मतलब फूड सप्लाई के साथ उसका कोई क्लैश ना हो, और फूड सप्लाई के साथ भी, मतलब फूड सप्लाई ऐसा ना हो कि फूड सप्लाई डिप्लीट हो। तो एल्गी इज़ अ काइंड ऑफ थिंग कि जो फूड की तौर पे हम यूज़ नहीं करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ मोर सस्टेनेबल बायोफ्यूल, कि हम एल्गी का यूज़ करके क्या कर रहे हैं, बायोफ्यूल का जनरेशन कर रहे हैं। तो ये फूड सप्लाई को भी कहीं ना कहीं रोकेगा नहीं, है ना। अ, अगर हम फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल की बात कर रहे हैं तो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल में हम एडवांस टेक्नोलॉजीज लेके आए, समझ रहे हो कि अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना। तो अब हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, हम मोर एडवांस्ड हो गए। तो फोर्थ जनरेशन अभी इसमें मेंशन नहीं है, बट येस फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल जिस पे हम करंटली वर्क कर रहे हैं, तो उसमें हम ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम उसमें जीएमओज का यूज़ कर रहे हैं, जीएमओ या एलएमओ या एलएमओ, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो हम क्या कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं, या कार्बन कैप्चर को इन्हेंस कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी को इनक्रीज कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं। देखो, एक सिंपल सी बात समझिए कि हम ऐसे क्रॉप्स चाहते हैं, हम ऐसे फूड, हम ऐसे एक तरीके से बायोफ्यूल्स चाहते हैं जो कि मोर सस्टेनेबल हो, है ना? मोर सस्टेनेबल हो, किसके टर्म्स में, इन्वायरमेंट के टर्म्स में सस्टेनेबल हो, पॉपुलेशन को फूड सप्लाई में कोई प्रॉब्लम ना हो, और उनसे कार्बन का भी रिलीज ना हो, कार्बन जनरेशन ना हो। तो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल वही लेटेस्ट इनोवेशन टेक्नोलॉजी पे एक तरीके से रिलाई करता है। ये फोकस करता है कि जो पुराने बायोफ्यूल्स है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पिछले बायोफ्यूल है, उनमें जो भी लिमिटेशंस आई हैं, उनमें जो भी एक तरीके से उनमें जो भी शॉर्ट कमिंग्स रही हैं, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स रही है, अर्लियर बायोफ्यूल जनरेशन में जो भी प्रॉब्लम रही है, उनको रेक्टिफाई करके एक नई टेक्नोलॉजी के साथ नए बायोफ्यूल का जनरेशन करना है। और अगर हम देखें तो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स जो हैं, ये एक तरीके से इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि ये ज़्यादा सस्टेनेबल हों, है ना? कार्बन नेगेटिव हों। कार्बन नेगेटिव क्यों? कार्बन नेगेटिव का मतलब है कि जब हम इनको ग्रो कराएँ, तो जब हम इनको बर्न करें, यानी कि जब हम इनको ग्रो करा रहे हैं, तो ये ज़्यादा कार्बन को क्या करे, सिंक करे, ज़्यादा कार्बन को अपने अंदर सोख ले, एब्ज़ॉर्ब कर ले, और जब हम इनको बर्न करें तो कम कार्बन को ये रिलीज़ करे। समझ रहे हो? आई होप यू गॉट माय पॉइंट। एक बार मैं आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, एक तो होता है कार्बन ज़ीरो, कार्बन पॉज़िटिव और कार्बन न्यूट्रल। 2 चीज़ें हैं, फर्स्ट सेकंड। एक तो होता है कितना कार्बन वहाँ से उन्होंने लिया और कितना उन्होंने रिलीज़ किया। अगर कार्बन लिया वो कम है और रिलीज़ ज़्यादा है, तो कोई भी जो फ्यूल है वो क्या हो जाएगा, कार्बन पॉज़िटिव। समझ गए? जितना कार्बन उन्होंने लिया और उतना कार्बन रिलीज़ कर दिया तो कार्बन ज़ीरो हो जाएगा। जितना कार्बन लिया उससे कम कार्बन को उन्होंने जब बर्न किया, उस रिलीज़ किया, तो हो जाएगा कार्बन नेगेटिव। है ना? तो हम चाहते हैं कि जो हमारी बायोफ्यूल्स हों वो ऐसे हों कि वो कार्बन जो जनरेशन है, एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का जो जनरेशन है, वो बहुत कम उसका जनरेशन करे, बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करें। तो इसके लिए हमने लेटेस्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया, हमने लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए। ठीक है? जो कि कार्बन नेगेटिव हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, सस्टेनेबल हैं, और इस तरीके से। तो अब ये करते क्या हैं, कार्बन नेगेटिव टेक्नोलॉजी जैसे हमने बताया इसमें है, इनका एम क्या है कि कार्बन को क्या करना है, कार्बन को रिलीज़ कब करना है, जब इनको हम बर्न करें तो कम कार्बन रिलीज़ हो, रादर देन ये कार्बन को कैप्चर ज़्यादा कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर ज़्यादा कर सके। मतलब जब हम इन प्लांट को ग्रो करा रहे हैं ना, ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये क्या करेंगे, कार्बन को स्टोर करेंगे और कार्बन को कैप्चर भी करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को कैप्चर कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को स्टोर कर सके, रादर देन जितना कार्बन जब वो जलाएंगे रिलीज होगा उससे, उसके कंपैरिजन में। ये इसका मतलब है। तो इसी को बोला जाता है कि ये कार्बन नेगेटिव क्रॉप्स हमने बनाई है, या कार्बन नेगेटिव लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हमने बनाई है, दैट इज। और ये हम करते कैसे हैं, ये हम बनाते कैसे हैं, एलएमओज या जीएमओज, ग्री वो सॉरी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये हम बनाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ अ लाइक इज़ अ साइंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ टाइप ऑफ, यू कैन से एडवांस जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ अ टाइप ऑफ, यू कैन से साइंस या टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू हम मॉडिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को। जैसे इसमें बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकते हैं, एल्गी भी हो सकती हैं। तो इन ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, और उनकी जो बायोफ्यूल की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाते हैं, और कार्बन कैप्चर करने की जो एफिशिएंसी है उसको क्या कर देते हैं, बढ़ाते हैं, इनकी जीन्स में कुछ चेंजेस करके। ये सब हम करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, और हम बनाते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज इट। ये था फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स के बारे में। इस वीडियो में हमने पढ़ा बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, बायोफ्यूल्स की कितने टाइप्स होते हैं, बायोफ्यूल्स में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ये इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा हमने। क्या क्या शॉर्टकमिंग रही थी पिछली जो जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल थे उसमें, और किस तरीके से हमने उसको रिकवर किया फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल में। इसके अलावा हमने इथेनॉल ब्रांडिंग पॉलिसी के बारे में भी पढ़ा। सो आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें ये 4 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और आपके पास पूछा जा सकता है बायोफ्यूल और इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी, क्योंकि इंडिया में अभी काम कर रही है, और दिस इज़ समथिंग कि जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं और ये रीन्यूएबल है। सो उस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड अगेन थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली ऑलवेज।
और पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए पढ़ते रहिए और बाकी आपको जो भी क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई एम मोर देन हैप्पी टू कैटर दैट क्वेरी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।